नस्तानी। मेरा नाम डॉक्टर असद अब्बास काठिया है और मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी बिश्केक में। और मैं आज आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। जो कुछ मैंने सीखा मैं चाहता था आप तक डिलीवर करूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हार्ट की एनाटॉमी के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में, उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में। और जो आज का हमारा टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन USMLE के रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं। NLE में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसे की जाती है, हमारा जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसको ब्लड सप्लाई कैसे की जाती है, कैसे ब्लड जो है वो हार्ट को सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हार्ट सप्लाई। ठीक है, हार्ट की ब्लड सप्लाई। जब हार्ट की ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी स्ट्रक्चर पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि कौन सी मेन आर्टरी आ रही है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले हमें एओर्टा नजर आता है हार्ट पर। तो जब एओर्टा की बात करते हैं और ब्लड सप्लाई को डिस्कस करते हैं तो वहां पर एक साइनस मौजूद होता है। एओर्टा के बिल्कुल रूट में एक साइनस मौजूद होता है। साइनस क्या चीज होती है? साइनस एक फैली हुई या थोड़ी सी डायलेटेड पार्ट ऑफ द एओर्टा। डायलेटेड पार्ट ऑफ द एओर्टा इज कॉल्ड साइनस। ये एओर्टा है और उसकी जो वॉल्स हैं वो जहां से ये डायलेट हुई है, इसने एक वहां पर ग्रुप बनाया हुआ है, उभरा हुआ पार्ट बनाया हुआ है, डोम टाइप शेप बनाई हुई है, उसको हम साइनस का नाम देते हैं। ठीक है, एओर्टा में मौजूद होता है साइनस। उस साइनस से आगे आर्टरीज निकलती हैं जो कि आगे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर साइनस की। तो जो साइनस है ये एक्चुअली होता क्या है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व का बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, 3 कस्प मौजूद होते हैं। और उसके अलावा जब हम इसमें आर्टरीज की बात करें कि आर्टरीज कैसे निकलती हैं, तो एओर्टा के साइनस में वहां पर दो मेन आर्टरीज मौजूद होती हैं, मतलब 2 लोकेशंस होती हैं, पोजीशंस होती हैं एओर्टा की। एक होती है एंटीरियर पोजीशन, एक होती है पोस्टीरियर पोजीशन। तो ये वाली इसकी एंटीरियर पोजीशन है और ये वाली इसकी पोस्टीरियर पोजीशन है। ठीक है, एओर्टा के साइनस में एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 पोजीशंस होगी। अब इन पोजीशन जो है इस साइनस से 2 डिफरेंट किस्म की आर्टरीज निकलती हैं जो जिन्होंने पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करनी होती है। वो कौन सी हैं? एक को हम नाम देते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, दूसरे को हम नाम देते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये इंटीरियर साइनस से निकलती है। इंटीरियर साइनस से निकलने के बाद ये क्या होता है, ये आर्टरी जो होती है ये पहले फॉरवर्ड मूव करती है। ठीक है, फॉरवर्ड कहां पर मूव करती है? जहां पर पल्मोनरी ट्रंक मौजूद है, इस पल्मोनरी ट्रंक के साथ साथ ये फॉरवर्ड मूव करती है। फॉरवर्ड मूव करने के बाद ये क्या होता है, ये आगे डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है। डाउनवर्ड कहां मूव करती है और इसकी आगे क्या पोजीशन होती है? जब ये डाउनवर्ड मूव करेगी उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगी, आगे ब्रांचेस में डिवाइड होती है। तो ठीक है, तो इसकी आगे हम कोर्स होने के बाद हम इसकी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। जब हम इसकी ब्रांच के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज का पता चलता है कि जब ये पल्मोनरी ट्रंक से गुजर रही होती है उसके साथ ही इसकी एक ब्रांच बनती है, ये वाली ब्रांच। इस ब्रांच को हम नाम देते हैं, इस ब्रांच का नाम होता है एसए नोडल ब्रांच। एसए नोडल ब्रांच भी कहते हैं इसको, एसए आर्टरीज भी कहते हैं। अब इसको ये नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो आर्टरी है, ये जो ब्रांच है, ये एसए नोड को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, इसने एसए नोड को पोस्टीरियर साइड से ब्लड सप्लाई करनी होती है। ठीक है, उसके बाद एसए नोड के बाद वहां से एक मेन जो ब्रांच है, इसकी जो मेन ब्रांच निकलती है उसको हम कहते हैं राइट कोरोनरी मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, उसको नाम दिया जाता है, इंटीरियर मार्जिनल आर्टरी का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, राइट कोरोनरी मार्जिनल आर्टरी का भी नाम दिया जाता है। ये जो मार्जिनल आर्टरी होती है ये जो हार्ट का मिडिल बॉर्डर होता है उसके साथ साथ मूव करती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की, तो वहां पर राइट कोरोनरी आर्टरी से एक पीछे से पोस्टीरियर साइड से एक और ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच को हम कहते हैं पोस्टीरियर
कोरोनरी ब्रांच भी कहते हैं, उसको हम पोस्टीरियर असेंडिंग आर्टरी का नाम भी देते हैं। ये असेंडिंग आर्टरी जो होती है यहाँ से एनास्टोमोसिस करती है, ठीक है। उसके बाद ये मार्जिनल आर्टरी जो होती है, ये मार्जिनल आर्टरी यहाँ से आगे मार्जिन्स के साथ साथ मूव करती है, ठीक है। एंटीरियर मार्जिनल आर्टरी होगी और यहां से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये तो थी कुछ ब्रांचेस, कुछ आर्टरीज जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी से निकल रही हैं और ब्लड को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये तो पहले हमने इसकी पोजीशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इसके कोर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। तो चौथा जो पॉइंट होता है, जो मेन पॉइंट होता है, वो होता है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट कोरोनरी आर्टरी हार्ट के कौन कौन से पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। हमने देखा एसए नोड को ब्लड सप्लाई कर रही है। एसए नोड कहाँ मौजूद है? आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में। तो हमें ये पता चला कि ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये जो आर्टरियम है, राइट आर्टरियम है, उसको ब्लड सप्लाई कर रहा है। उसके साथ ही वेंट्रिकुलर पार्ट में मौजूद आया। तो वेंट्रिकुलर पार्ट का जो हम बात करें पोस्टीरियर साइड से देखें, पोस्टीरियर व्यू से देखें, तो ये पोस्टीरियर साइड से 2/3 पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड को सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी जो मेन ब्रांच है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में, ठीक है। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये राइट कोरोनरी आर्टरी से बड़ी होती है और ये इसकी पोजीशन के बारे में बात करें तो हमें ये पता चलता है कि ये पोस्टीरियर साइनस से निकलती है। पोस्टीरियर साइनस से निकलने के बाद ये आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। इसकी दो ब्रांचेस वो कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो ब्रांच जो इससे निकलती है, जो आगे मूव ऑन करती है, उसको हम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का नाम देते हैं। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी क्या होती है? ये इसका जो सर्कमफ्लेक्स पार्ट है ये यहाँ पर ब्लड को सप्लाई करती है और यहाँ से उसके पोस्टीरियर साइड से मूव करती हुई यहाँ से एनास्टोमोसिस काइंड कर देती है, एनास्टोमोसिस बनाती है। अब एनास्टोमोसिस क्या है? एनास्टोमोसिस एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। क्या करते हैं, जब भी हम बाईपास करते हैं, जब कभी भी किसी की आर्टरी में कोई क्लॉट बन जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, तो वहां से वो ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाती, तो हम क्या करते हैं, सर्जिकली वो पार्ट जो जहां पर अबनॉर्मलिटी क्रिएट हुई होती है वहां से कट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एनास्टोमोस किया हुआ होता है ब्लड सप्लाई। अगर ये खराब हो गई तो ये ब्लड सप्लाई उसको मुहैया कर देती है। अब ये देखें, ये दोनों जो है पोस्टीरियर आर्टरीज हैं। अब मेन जो पॉइंट जो यूएसएमएल के रिलेटेड और एनएल के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये एनास्टोमोस है। ये एनास्टोमोस जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही एक पॉइंट है जो इसकी डोमिनेंस को जाहिर करता है। डोमिनेंस को कैसे जाहिर करता है? अब देखें, अब ये जो पोस्टीरियर ब्रांच है, अगर ये पोस्टीरियर ब्रांच राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलेगा तो ये डोमिनेट कर देगा किसको? राइट कोरोनरी आर्टरी को। अगर ये पोस्टीरियर ब्रांच है, अगर ये निकल रही है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, तो ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को डोमिनेट कर देगा। अब एक सवाल हमारे माइंड में क्रिएट होता है कि ये डोमिनेंस है क्या चीज? डोमिनेंस किस बेस पर इसको हम डोमिनेंट कह रहे हैं कि ये गालिब आ रही है, क्यों आ रही है? अब हम देखते हैं कि जो हार्ट का एक कंडक्टिंग सिस्टम है, हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम एसए नोड, एवी नोड, बंडल ब्रांचेस और बंडल ब्रांचेस के साथ साथ वहां पर और जो होते हैं पर्टनजी सेल्स होते हैं। अब देखें, इन्हीं जो ये कंडक्टिंग सिस्टम है, इन्होंने क्या करना होता है, हार्ट को वर्क करने में हेल्प करनी होती है। इनके बगैर हार्ट जो है पंप नहीं कर पाता, हार्ट वर्क नहीं कर पाता। इन्होंने करंट पैदा करना होता है। करंट में क्या करता है? कंडक्शन, रिलैक्सेशन करवानी होती है। अब जो मेन पार्ट है, जो हार्ट का भी आगे हार्ट है, जो हार्ट का मेन पार्ट है, अब जो उसको ब्लड सप्लाई करेगी वही डोमिनेंट होगी। सपोज दैट जो हार्ट का मेन फंक्शनल पार्ट है, अगर वही काम नहीं करेगा तो हार्ट तो बेकार हो गया। तो जो उस पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा होगा वही डोमिनेंट होगा। अब होता क्या है, ये हम आगे डोमिनेंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। हम बात कर रहे थे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से क्या होता है,
दो ब्रांचेस निकलती हैं। एक ब्रांच को हम नाम देते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और दूसरी ब्रांच को हम नाम देते हैं लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी की इसका एक और दूसरा भी नाम होता है लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरी ये क्या होती है? ये आर्टरी एक्चुअली ये आर्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। इसने क्या किया होता है, इसने जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसका आल पार्ट, उस तमाम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को यही ब्लड सप्लाई कर रही होती है। जो ये राइट कोरोनरी आर्टरी है ये सिर्फ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती। ठीक है, सिर्फ एक यही पॉइंट है जहां पर ये राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई नहीं करती और उसको ब्लड सप्लाई कौन कर होती है? और लेफ्ट डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। ठीक हो गया, ये थी। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं तो यहाँ से ये जो मार्जिनल आर्टरी थी, ये मार्जिनल आर्टरी पोस्टीरियर व्यू से, पोस्टीरियर साइड से आती है, यहाँ पर एनास्टोमोस बना देती है। ठीक हो गया। और इसी तरह जो ये आर्टरी है, ये जो आ रही है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये भी पोस्टीरियर साइड से इंटीरियर साइड को भी ब्लड सप्लाई कर रही है, लेकिन बहुत थोड़ी सी मिकदार में ये पोस्टीरियर साइड से भी आती है और यहाँ पर आकर एनास्टोमोस बनाती है। तो हमने देखा कि हार्ट में कोरोनरी के रिलेटेड दो मेन एनास्टोमोस बन रहे हैं। एक एनास्टोमोस सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और ये जो थी राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलने वाली ब्रांच वो बना रही थी। एक सर्कमफ्लेक्स जो था वो ये मार्जिनल आर्टरीज जो हैं ये बना रही हैं। तो जब हम सर्कमफ्लेक्स के बारे में बात करते हैं तो सर्कमफ्लेक्स भी आगे मजीद दो ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक जो उसकी ब्रांच होती है उसको हम ऑब्स्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी का नाम देते हैं। अब ऑब्स्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करती है, ये जो इसका लेटरल बॉर्डर होता है हार्ट का, उसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है। जब हम ब्लड सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे तो मेरे माइंड में एक मेन पॉइंट आया, जो कि एक क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर, पिछली मरतबा यूएसएमएलई में। वो पूछते क्या है कि एनालस वेंसस क्या होता है? एनालस वेंसस होता है कि जो ये राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इनमें से स्मॉल ब्रांचेस निकलती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं और ये पल्मोनरी ट्रंक के आगे यहाँ पर आकर सर्कल बना लेती हैं। सर्कल कैसे बनाती हैं? यहां से छोटी छोटी ब्रांचेस निकली इधर और यहां से निकली ब्रांचेस इधर, इन्होंने यहां पर आकर एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल को नाम देते हैं एनालस वेनसस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही पेपर्स में आ चुका है, एफसीपीएस के पेपर्स में आ चुका है कि यहाँ पर जो पल्मोनरी ट्रंक के ऊपर जो सर्कल बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? जो पल्मोनरी ट्रंक के ऊपर सर्कल बन रहा है इसको हम कहते हैं एनालस वेंसस। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एनालस वेंसस। ठीक हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम की और डोमिनेंस ऑफ द ब्लड सप्लाई की। ठीक है, डोमिनेंस क्या चीज है और ये जो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है उसको ब्लड कैसे सप्लाई किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया, हम यहाँ पर मजीद डिस्कस करते हैं कि ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी थी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहां से एक ब्रांच निकली थी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से एसए नोडल आर्टरी निकलेगी, वो एसए नोड को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक और ब्रांच होती है जिसको हम नाम देते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, या हम उसको नाम देते हैं राइट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये क्या करती है? ये यहां से पोस्टीरियर साइड से आती हुई एबी नोड को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और कुछ 90% ये सप्लाई कर रही होती है और 10% जो होती है वो यहां से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आती है ब्रांच, वो इसको एबी नोड को ब्लड सप्लाई करती है। और जो डोमिनेंस है, इस डोमिनेंस पर एसए नोड का कोई असर नहीं होता।
क्योंकि डोमिनेंस डिपेंड तो कंडक्टिंग सिस्टम पर ही कर रही है, लेकिन उसमें ऐसे नोड का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि डोमिनेंस ऐसे नोड पर डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ये एबी नोड पर, बंडल ब्रांचेस पर और परकेंजी सेल्स पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया। हमने यहाँ पर देखा कि जहां पर एक ब्रांच निकली उसने ऐसे नोड को, जिसमें हम ऐसे नोडल आर्टरी कहते हैं, उसने ऐसे नोड को ब्लड सप्लाई किया। फिर क्या हुआ, राइट कोरोनरी आर्टरी से एक ब्रांच निकली जिसको हम राइट डिसेंडिंग आर्टरी का नाम देते हैं, उसने पोस्टीरियर साइड से आकर एबी नोड को हमेशा पोस्टीरियर साइड से ही ब्लड की सप्लाई की जाती है। ठीक हो गया। यहां पर एक और मार्जिनल आर्टरीज है, राइट, जो हमने यहाँ पर पढ़ा राइट मार्जिनल आर्टरी थी, ये मार्जिनल आर्टरी यहाँ पर सप्लाई करेगी, लेकिन राइट साइड जो होती है ये यहाँ पर बंडल ब्रांचेस हैं, इनको ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती। इनको ब्लड सप्लाई कौन करता है, लेफ्ट साइड से आती हैं ब्रांचेस, ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, ये इसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ये तो था कुछ ओवरव्यू जो हमने ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हार्ट है, ये तो उसकी मेन ब्रांचेस थी। अब हार्ट के अंदर भी तो मायोकार्डियम मौजूद है, मसल्स मौजूद हैं, उनको ब्लड सप्लाई कैसे की जाती है, उनके अपने सेल्स को ब्लड सप्लाई कैसे की जाती है, उनकी ड्रेनेज कैसी होती है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मसल्स को मिलता है, और वहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे निकलता है, उसको स्टडी करने के लिए मैंने एक छोटा सा एक ग्राफ बनाया है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि देखें, सबसे पहले मसल्स हैं, इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है, तो यहां पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहां पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ऑक्सीजनेशन हुई यहां पर आके, यहां से लंग्स में से आया ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से आया कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो था वो यहां पर आया, कहां पर, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल में, यहां से ये एओर्टा में गया, एओर्टा से जाने के बाद आगे ये कैसे सप्लाई किया गया हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये कहां पर आया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बाद ये सप्लाई कहां पर किया गया, ये हमने वॉल को देखा, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल पर, यहां पर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमिल्यूनर वॉल में आया, सेमिल्यूनर वॉल से ये आया एओर्टा में, एओर्टा में आया। अब हमने यहां पर देखा कि जो एओर्टा है दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, एक को हम राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, दूसरी को हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। हमने वहां पर मजीद देखा कि लेफ्ट जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये आगे मजीद दो ब्रांचेस में डिवाइड की गई थी। एक ब्रांच को हमने नाम दिया था इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, दूसरी को हमने नाम दिया था राइट मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी का नाम भी देते हैं, और दूसरा हम इसको अंटीरियर मार्जिनल आर्टरी का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, तो हमने लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में देखा इसकी दो ब्रांचेस थी, एक को हम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं, दूसरी को हम पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का नाम देते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अलावा इसका एक और नाम भी है लेफ्ट, इसका नाम था लेफ्ट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, हमने देखा कौन कौन सा नाम था, एक थी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक हो गया। अब ये क्या हो, ये तो थी मेन ब्रांचेस, यहां से आगे क्या होता है, ये ब्रांचेस आके मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है, मायोकार्डियम, 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 मायोकार्डियम। ठीक है, अब मायोकार्डियम कहां पर मौजूद है, यहां पर, ये सारा मसल्स, यहां पर मसल्स मौजूद हैं। अब होता क्या है कि हमने देखा ये जो ब्रांचेस थी इन्होंने पूरे हार्ट को घेरा हुआ था, तो यहाँ पर मायोकार्डियम मौजूद थे, तो हर मायोकार्डियम को इन्होंने ब्लड सप्लाई की, ब्लड सप्लाई की, ब्लड सप्लाई के नतीजे में क्या हुआ, ऑक्सीजन पहुंची सेल्स तक। ठीक है, मायोकार्डियम तक ऑक्सीजन पहुंची, वर्क स्टार्ट हो गया।
वहां पर क्या होती है, ब्रेकडाउन शुरू होती है। ऑक्सीजन का मेन काम जो होता है ये मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करना होता है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एटीपी बनती है। एटीपी एक एनर्जी का सोर्स है और उस एनर्जी ने क्या करना होता है, मूवमेंट स्टार्ट करनी होती है। वो एटीपी जो होती है वो कैल्शियम की स्टिमुलेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब कैल्शियम की स्टिमुलेशन क्या करती है, कंडक्टिंग सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जब कंडक्टिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद कंडक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब मायोकार्डियम से आगे क्या होगा, फंक्शन उसका ऑक्सीजन जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है। जब मंजिल तक पहुंच चुकी है तो वहां पर ऑक्सीजन क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है या जो वहां पर ग्लूकोज होता है मौजूद होता है, एनर्जी का सोर्स जो होता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है। उसकी ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन जब ब्रेकडाउन हो गई तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ब्लड में इंटर होती है। ब्लड में इंटर होने के बाद क्या होता है, वो ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। वहां पर ऑक्सीजन नहीं रहती बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकालना बहुत जरूरी है, उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मिकदार बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, हमारे जो स्किन का कलर ब्लू कर देता है। हमने अक्सर एक बीमारी के बारे में पढ़ा था, ब्लू बेबीज के बारे में सुना था। वहां पर क्या होता है, वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिकदार बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम वहां से कैसे, अब यहाँ इन मसल से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे निकाला जाता है, वहां पर कुछ वेन्स मौजूद होती हैं। जो यहां से जो आती है इसको हम कहते हैं स्मॉल कैरोटिड वेन। और जो पोस्टीरियर, जो यहां से मायोकार्डियम में आया था ब्लड, और इस ब्लड को यहां से लेने के लिए क्या होता है, मिडल कैरोटिड वेन मौजूद होती है। ठीक है, और जो हम बात करें अगर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की, तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिस मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है उस मसल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है उसको कहते हैं ग्रेट या लार्ज कैरोटिड आर्टरी। ठीक हो गया। और जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जिस मसल्स को प्रोवाइड कर रही होती है, वहां से जो वेन निकलती है उस वेन को कहते हैं पोस्टीरियर कैरोटिड आर्टरी। अब पोस्टीरियर कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड वेन, ये जो चारों वेन्स थी, इन्होंने क्या किया, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया और इन्होंने एक जगह पर इकट्ठा करना है। इकट्ठा कहां पर करेंगे, ये अगर हम देखें यहाँ पर एक सुपीरियर वेना केवा होता है, एक इंफीरियर वेना केवा होता है, तो यहाँ उन दोनों के दरमियान एक साइनस मौजूद होता है। ये क्या करती हैं, वहां पर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के साइनस में इनको इकट्ठा कर देता है। साइनस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया, यहां से इकट्ठा होने के बाद ये आएगा कहां पर, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से आ गई है, फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेशन होगी, फिर ये वही प्रोसेस पूरा सर्कल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो था एक ओवरव्यू कि ब्लड की सप्लाई हार्ट को कैसे की जाती है, उसकी कौन सी ब्रांचेस हैं, कैसे काम किया जाता है। अब हम यूएसएमएलई के 2 पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है डोमिनेंस ऑफ ब्लड सप्लाई। हमने पहले बात कर चुके हैं कि डोमिनेंस डिपेंड किस चीज पे करती है। डोमिनेंस की जो डिपेंडेंस है किस चीज पे डिपेंड करती है, वो है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पर। अगर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अगर निकलती है राइट कैरोटिड आर्टरी से, राइट कोरोनरी आर्टरी से, तो हम कहेंगे कि राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंट है। अगर वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकलेगी तो हम कहेंगे कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस है। अब ऐसा कब होता है, 90%, 85% यूएसएमएलई के रिलेटेड जो यूएसएमएलई का मवाद है वो कहता है 85% जो होता है वो राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेट होती है। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि 7% लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, कभी कभार ये ब्रांच निकल रही होती है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी की बजाय ये कहां से निकलती है, यहां से, लेफ्ट ब्रांच से। तो हम इस बेस पे हम कहते हैं कि 7% चांसेस होते हैं कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेट होगी। अब ये तो हो गया 92%। बाद क्या होता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी
ब्लड सप्लाई कर रही होती है, लेकिन वो इनसफिशिएंट होता है, वो कंप्लीटली कंडक्टिंग सिस्टम के लिए काफी नहीं होता। फिर ये क्या कहते हैं, दोनों आपस में मिलकर इत्तेहाद कर लेती हैं, तो आपस में दोनों राइट कोरोनरी आर्टरी भी ब्लड सप्लाई कर रही होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी ब्लड सप्लाई कर रही होती है। वो होता है 8% चांसेस में, वो सिर्फ 8% चांसेस में इस तरह होता है कि को डोमिनेंस होता है, उसमें कोई एक डोमिनेंट नहीं होता, बल्कि दोनों डोमिनेंट होती हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। तो इसलिए 8%, इसलिए हो गई 100% डोमिनेंस या 100% कंडक्टिंग सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।